बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई की हुकूमत घर जाने वाली है। इसमें जो है वो टॉक ऑफ दी टाउन हो या शाम के मीडिया प्रोग्राम्स, हर तरफ यही मौजू जो है वो ज़ेर बहस रहता है। मतलब ये एक मौजू जिसके हवाले से हर तरफ बात हो रही है कि पीटीआई की हुकूमत घर जाएगी या मियाँ साहब आएंगे। हम ये देख रहे हैं कि हर टॉक शो में हर तरफ यही एक बात है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी किसी तौर भी इस बहस में पीछे नहीं है। हर तरफ यही मौजू जो है वो ज़ेर बहस है। अगर ग्रास रूट लेवल पर एक पार्टी के कारकुनान का मोराल गिर रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी के कारकुनान शेर की तरह झाड़ने लगे हैं। सोशल मीडिया पर ईमानदारी और टोकरियों के नाम वफादारी और गद्दारी के तमगे बांटे जा रहे हैं। कॉलमों में तज्जिया कार डील के मुहर्रिकात से लेकर वक्त तक का तयन कर रहे हैं कि फला तारीख तक मियाँ साहब आ रहे हैं, डील हुई है या नहीं हुई, या फिर मुस्तकबिल में होगी या नहीं होगी। मगर तासुर यही था कि डील हो चुकी है। अयाज सादिक साहब तो कहते हैं कि हो सकता है कि मुझे दोबारा वापस ही ना जाना पड़े और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। बल्कि पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नवाज शरीफ की सज़ा खत्म होने से मुताल्लिक़ क़यासराइयाँ हो रही हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा खत्म हो जाए? नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। पनामा में नवाज शरीफ का नाम आया और अदालत ने नाअहल किया। नवाज शरीफ आज तक मनी ट्रेल भी नहीं ले सके। एक मुजरिम की सज़ा खत्म करके कैसे चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है? वो सब बातें हैं जिनसे डील की आवाज़ें उठने लगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर आज उस जानिब से आवाज़ उठी जिसको मुल्क में पैदा होने वाली सियासी सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया जाता है। कोई इसको एस्टेब्लिशमेंट कहता है तो कोई इसको पाक फौज कहता है। मुल्क की सलामती और अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल पर DG-ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सहाफ़ियों के सवालात के दौरान एक सहाफ़ी ने ज़ुबान ज़द-ए-आम डील से मुताल्लिक़ खबरों पर सवाल किया। DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने किस तरह से इसका जवाब दिया, सुनिए। नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ सब क़यासराइयाँ और बेबुनियाद हैं, और अगर डील की बात कर रहा है तो कोई उससे पूछें, तफ़सीलात भी बताएं। इनके पास सबूत क्या हैं, कौन डील कर रहा है, क्या मुहर्रिकात हैं? दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ में उन्होंने एक और अहम बात भी की कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। जबकि शाम को टीवी प्रोग्राम्स में बातें होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि गुजारिश है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर ही रखें। एक और सहाफ़ी ने मुआशी सूरत हाल पर, जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के जावेद बलोच साहब, उन्होंने कहा कि मुआशी सूरत हाल से मुतालिक एक सवाल किया तो DG-ISPR साहब ने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। इसी पर बात करें कि हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मुनीब शो में ज्वाइन करने के लिए। मुनीब, DG-ISPR ने तो साफ साफ कह दिया कि जो बात करता है उसी से जाकर पूछें कि कौन कर रहा है डील, किस तरह से हो रही है डील। तो ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या इसके बाद डील का तासुर ज़ाहिर हो गया आपके ख्याल? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो हमें ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए, और आई एम श्योर आप भी कर रही होंगी, कि ये इस तरह की बातें, इस तरह के सजेस्टिव रिमार्क्स, स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स, ये किन की जानिब से की गई? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर देयर इज़ अ फैट लॉट, वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हों, वो अब्बासी साहब हों, वो जनाब अयाज सादिक साहब हों, ये तमाम सीनियर लोग हैं, इन्होंने ऐसी बातें की हैं। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये कहा कि आई हर्ड यू आर अ प्लेयर, नाइस टू मीट यू, आई एम द कोच। अब जारी बात है, उससे तासुर ये मिलता है कि एज इफ देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसे होने जा रहा है। पर्टिकुलरली जो अयाज सादिक साहब ने कहा कि जी बस कुछ होने जा रहा है और वो कोई धमाका होने वाला है और ये होने वाला है, तो ऑब्वियसली उसका इंप्रेशन यही आ रहा था कि एज इफ मुस्लिम लीग नून की चीज़ें स्टिच अप हो रही हैं। देखिए, ये बात हमारे मुल्क की तल्ख हकीकत है और रही है एक हिस्ट्री कि मामलात स्टिचअप होते हैं हुकूमतें बनाने गिराने के लिए, लोगों का मुल्क से बाहर भेजने के लिए, लोगों को मुल्क में वापस लाने के लिए, केसेस ख़त्म कराने के लिए, ये मामलात ऐसे ही चलते हैं। लिहाजा ये एक तासुर मौजूद था, और हुकूमत जिसके हवाले से मैं आज ये कहूँगा कि एक साय ऑफ रिलीफ है उनके लिए कि अगर DG-ISPR ये फरमा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्हीं लोगों से पूछे जो ये कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ख़ुद ये काबीना के अंदर बैठ के बातें कर रहे थे कि कोशिशें की जा रही हैं कि जो शख्स जिसको सज़ा याफ्ता है और मफरूर है उसे चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। इसी तरह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो MNA साहिबान हैं ख़ास तौर पर, वो मतलब प्राइवेसी में, खलवत में ऐसी बातें कर रहे थे कि ऐसे ये होने वाला है, वो होने वाला है। और आपको पता है वो फिर सारे जो होते हैं, वो हर सियासत के अंदर जो अपॉर्चुन टाइम है उसको तो तलाश किया जाता है। हर किसी ने यही समझा कि जी ठीक है, फिर अगर मुस्लिम लीग नून के हालात बेहतर हो रहे हैं तो अगली दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून के टिकट की ख्वाहिश की जाए, उसके लिए कोशिश की जाए। सो हम इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कहीं से थी ही नहीं।
या इसका कोई सिरा ही नहीं था, सिरा मौजूद था, गवर्नमेंट परेशान थी और मुस्लिम लीग नून अगर मैं ये कहूँ कि ख्वाहिशमंद थी तो वो अपनी जगह वो बात गलत नहीं होगी। हाँ, DGISPR ने जो ये कहा है और इतना एक बड़ा प्रिसाइज सा येट वेरी क्लियर स्टेटमेंट जो कि उन्होंने दिया है, उससे यकीनी तौर पर ये बात इसके ऊपर वन कैन पॉन्डर ओवर इट कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर PMLN, या क्या हुआ है, या बिल्कुल ही जो तासुर दिया गया है कि भाई हमें इससे बिल्कुल दूर रखिए, हमारा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो दूर तो जारी बात है, हर कोई रखने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या कहें कि फिर हर कोई रेलिवेंट बना लेता है। हुकूमत आज भी उन्हें रेलिवेंट बना रही है और उन्हें घसीट रही है कि ये इनकी ख्वाहिश थी, ये था, और तासुर दिया जा रहा था और फलान किया जा रहा था और ये पाँव पकड़ रहे थे, ये कर रहे थे। तो हुकूमत खुद भी उन्हें कर रही है, तो लिहाजा हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों इसमें उतने ही मैं समझता हूँ हिस्सेदार हैं। मुझे ये बताएगा कौन फैला रहे हैं खबरें, और इन खबरों के फैलाने के पीछे आखिर मकसद क्या हो सकता है? जैसे कि आपने खुद ही कहा कि खान साहब तक को जो है वो ये कहना पड़ गया कि रास्ता तलाश किया जा रहा है। तो अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की बात कर रहा हो तो फिर वो अफवाहें उस तरह से अफवाहें नहीं रहती, फिर तब उन बातों के ऊपर जो है वो लोगों को यकीन आना शुरू हुआ कि नहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। फिर ये भी होता है कि शायद कुछ कभी कभार इस तरह की जो खबरें हैं वो आवाम की पल्स जो है उसको चेक करने के लिए दी जाती हैं, या हुकूमत को ज़रा एक धचका लगाने के लिए भी की जाती हैं। तो इनमें से क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, ब्लफ तो किया जाता है सियासत के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा, ब्लफ किया भी जाता है और एट टाइम्स ब्लफ कॉल भी हो जाता है, लेकिन ये बातें किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत ही की जाती हैं और किसी न किसी तरह किसी न किसी जगह पर किसी न किसी अश्योरेंस की वजह से की जाती हैं। ये बात फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टेंशन में भी थे, नर्वसनेस का शिकार भी थे, लेकिन इसका जो बेड रॉक है इस पूरे प्रॉब्लम का, वो ये है कि हमारे मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, मुंतखब हुकूमत हो, या वो स्टिच अप करके लाई गई हो, मैन्युफैक्चर करके लाई गई हो, एक इत्तेहाद उसके लिए मैन्युफैक्चर किए गए हो, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, वो है अनसर्टनटी का। और वो अनसर्टनटी ये होती है कि दी गवर्नमेंट ऑफ द डे उसको कोशिश करना पड़ती है कि वो हर जगह पर हर फैसले के अंदर राइट साइड पर हो मुक़्तदर क़ुव्वतों के, और मामलात दुरुस्त रहें और कुछ ऐसा ना हो जिससे जो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो एंटेगनाइज ना हो। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जहाँ पर एक अनरेस्ट फैला, उससे इदारों के अंदर भी एक अनरेस्ट फैला, और डेकोरेटेड अफसरान जिनके बारे में मैं कहूँगा जिनकी बहुत इज़्ज़त है, जिनके करियर्स हैं, उनके हवाले से खामखा उनके नाम लिए गए, उनके हवाले से बातें की गई कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। ये उस वक्त से ये सिलसिला फिर शुरू हो गया कि भाई ये एक पेज पर मामला नहीं है, वो बीच में जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत का विद दी एस्टैब्लिशमेंट, वो सावर हो गया है, उसमें एक दरार आ गई है और वो सफ़ा फट गया है। फिर कहा गया नहीं जी सफ़ा जुड़ गया है, वो सफ़ा कभी फटा ही नहीं था। ये तमाम तासुर वो है जो कि मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ हालात के अंदर जो लोग देते हैं, लेकिन फैक्ट रिमेन्स हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है फॉर एनी सिविलियन गवर्नमेंट, और वो है अनसर्टनटी का एलिमेंट, और वो फिर जनरेट होती है किसी न किसी क्राइसिस से। उसके अंदर फिर वो इट एड्स फायर टू द फ्यूल, और वो फिर काम ख़राब हो जाता है, बढ़ जाता है, फिर से इस तरह की अफवाहें आने लग पड़ती हैं। और हमारे मुल्क की एक तारीख तो है। हाँ, तो अगर अब ये डिनाई कर दिया गया DGISPR की जानिब से, तो अब क्या वाकई इट्स साइन ऑफ रिलीफ? अब रावी चैन ही चैन लिखेगा, अब हुकूमत को मज़े से बैठ जाना चाहिए, या फिर वो जिस तरह सियासत में कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं होती। आज हालात अगर इस तरीके से हैं और आज डिनाई किया गया है तो इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी हालात इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो क्या करना क्या चाहिए हुकूमत को? देखिए, हालात के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मुल्क में या वैसे भी अगर देखा जाए पावर पॉलिटिक्स के अंदर, वो हुकूमत जो कि अपने चौथे साल में हो, वो हुकूमत जिसको चैलेंजेस का सामना हो, वो हुकूमत जो कि इकॉनमी के साथ वो रोज़ कोशिश कर रही है कि इम्प्रेशन बेहतर हो जाए और फैसले बेहतर किए जाएँ, लोगों को रिलीफ मिले। हुकूमत को बुरा भला कहने से भी मामलात हल नहीं होते, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो कोई भी मुंतखब हुकूमत होती है उसे इनकम्बेंसी का फैक्टर भी हिट करता है। उससे जो डायरेक्टली लोग रोज़ एक्यूज़ करते हैं महंगाई के लिए, अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए हुकूमत वक्त को ही एक्यूज़ करते हैं, अपोजिशन को कोई नहीं एक्यूज़ करता। हुकूमत बेशक ये कहती रहे कि पिछले बुरे थे, चौथे साल में भी आके कहते रहे, पीपल स्टॉप बिलीविंग इन दिस। वो ये कहते हैं कि हमारे मसाइल का हल आपके पास है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, हमें पिछलों का मत बताइए। हमारे लिए तो वो वक्त अच्छा था, उस वक्त ऐसा था, एंड पीपल डोंट रियली केयर
کہ جی اس وقت دنیا میں کتنی انفلیشن ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں ہمارا آٹا چینی چاول دال یہ مہنگا کیوں ہو رہا ہے، اس کا حل نکالا جائے. اسی لیے پھر حکومت بھی کوشش کرتی ہے کہ ریلیونٹ رہے، پاپولر رہے، لوگوں کو ریلیف دے. لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر جب اس طرح کی افواہیں آتی ہیں وہ کسی بھی حکومت کو ان نرو کر دیتی ہیں، اپوزیشن کا کانفیڈنس بڑھا دیتی ہیں. لیکن جب اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے جو کہ بالکل ہی کسی اور موضوع پر ہو، وہاں پر یہ سوال کیا جاتا ہے اور اتنا کلیئر ان ایکویکل آنسر آ جاتا ہے، اس کے بعد اٹس ایبسلیوٹلی کلیئر دیٹ نتھنگ از ٹیکنگ پلیس، کچھ ایسا نہیں ہو رہا. اور میں کم از کم اپنے تجربے سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں کیونکہ پیورلی بائی ورچو آف آور ورک ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ شاید یہ باتیں کیا سرائیاں ہیں، بہت ہی جلدی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس حکومت کو نہ یہ حکومت کہیں جا رہی ہے، حکومت بھی 5 سال اپنے پورے کرے گی، اور مجھے تو کم از کم یہ لگتا ہے انلیس کہ کوئی ان ہاؤس چینج جس کے کوئی مجھے کم از کم ابھی اثرات نظر نہیں آتے، عمران خان صاحب بھی اپنی مدت جو ہے 5 سال کی وہ پوری کریں گے. صحیح. اچھا منیب، اگر دیکھیں اب اس چیز میں تو کافی کلیئرٹی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ کوئی ڈیل اس طرح سے نہیں ہو رہی، اس کو ڈینائی کر دیا گیا. اگر اس چیز کو سائڈ پہ رکھ بھی لیا جائے تو دوسری طرف نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ٹینیور میں یعنی وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہی واپس آ جائیں گے ملک میں؟ شریف صاحب نے واپس تو آنا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون باوجود اس کے کہ کیسز مسائل یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے، پاکستان مسلم لیگ بڑی بہت حد تک اور بڑی ایک مضبوط سیاسی جماعت ہے. خاص طور پر اگر چلیں آپ پنجاب تک ہی اگر انہیں محدود کر دیں، وہ بہت تگڑی جماعت ہے اور بڑی انٹرینچڈ ہے وہ اپنے حلقوں کے اندر، ان کے ووٹر ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے، جماعت اپنی جگہ موجود ہے، تگڑی جماعت ہے. لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو لوگ پنجاب بینیفٹ کرتا ہے، لوگ بینیفٹ کرتے ہیں، وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں. بائی الیکشنز اوورwhelming میجورٹی ان کی ہے جو وہ جیتے ہیں. ظاہری بات ہے پھر یہ چیزیں فیکٹ ہے. میاں نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے، وہ اب کم از کم بصد احترام میں یہ کہوں گا ان کے معالجین تو نہیں، اب تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کب واپس تشریف لا رہے ہیں. آئیں گے وہ ضرور، اور انہوں نے کیمپین کا حصہ بے شک وہ سمبولکلی بنے، جیل میں بیٹھ جائیں آ کر، الیکشنوں سے کچھ دیر پہلے آئیں. ظاہری بات ہے جب وہ ایز سون ایز ہی ول لینڈ ہی ول ڈائریکٹلی گو ٹو جیل، بیکاز وہ اس وقت پروکلیمڈ افینڈر ہیں، اس وقت اشتہاری کا سٹیٹس ہے ان کا، تو وہ جیل جائیں گے. لیکن ان کی موجودگی کافی ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کی کیمپین کے لیے، اور وہ میاں نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کر کیمپین کریں گے. لوگوں نے ووٹ پہلے اگر بائی الیکشنز میں دیا ہے تو ان کیسز کے، ان الزامات کے، اس تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود دیا ہے. لہٰذا آج بھی اگر مسلم لیگ نون کے قائد جو ہیں میاں نواز شریف وہ واپس آتے ہیں، ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے اور معاملات ان کے ایسے ہی ہیں، وہ چل رہے ہیں. اگر کسی سٹیج پہ جا کے ان کے معاملات سچ اپ ہو جاتے ہیں تو who knows they may come back to the government also. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد کسی حد تک کی بات جو ہے اس میں کلیئرٹی آ گئی کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی، اور بڑا کلیئر قسم کا ایک جواب جو ہے وہ ان کی طرف سے آیا. لیکن بہرحال دوسری طرف میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو نون لیگ کی طرف سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی مستقبل قریب میں ہونے والی ہے. اور جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں پر جب آپ جیل بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سیاسی طور پر بہت فائدہ دیتا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب اگر ملک واپس لوٹتے ہیں، اور چونکہ جیسے کہ ابھی منیب نے بھی کہا کہ ایکسپانڈر یعنی اشتہاری کا سٹیٹس ہے ان کا، تو جیل تو ان کو جانا ہی پڑے گا. اور یہ ایک طرح سے سیاست کے لیے بہتر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کی، اور میاں صاحب کا یہاں پر ہونا مسلم لیگ نون کی سیاسی کیمپین یا اگلے الیکشن کے لیے جو کیمپین ہے اس کے لیے بھی کافی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. ایک بریک ہم لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو وزیراعظم عمران خان پر فرد جرم قرار دیا ہے. پی ٹی آئی 7 سال سے غیر قانونی فارن فنڈنگ سے آخر کیوں بھاگ رہے تھے؟ صادق اور امین کے پردے کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، سنیے ذرا. وہ ہم آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اس حوالے سے خیال تھا. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. رپورٹ میں فنڈنگ میں خود بدھ کے اشارے انتہائی خطرناک رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں. جن غیر ملکی قوتوں نے پی ٹی آئی کو بھاری مالی معاونت دی، عمران خان اب انہی قوتوں کے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہیں. دوسری طرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی رپورٹ کو عمران خان کا کرپشن سے آلودہ چہرہ قرار دے دیا ہے. ایک بیان میں بلاول کہتے ہیں جی کہ کرپشن کے خلاف نام نہاد مہم کی آڑ میں
करप्शन करके मुल्क को लूटा। सच बोलने का हल्फ उठाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए। आज वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ECP की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों की एहतियात पर मुश्तमिल PTI की फंडिंग की पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ मैं। हमारे नज़्म माल को जितना खंगाला जाएगा उतनी ही सराहत से हक़ाइक़ वाज़े होंगे और कौम समझ पाएगी कि कैसे PTI ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसका नज़्म माल पॉलिटिकल फंड रेजिंग के उस मरबूत निज़ाम पर मुश्तमिल है जिसकी बुनियादें बाज़ाब्ता डोनर्स पर इस्तवार हैं। मैं ECP की जानिब से दीगर दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी की मालियात किसी किस्म की पड़ताल का मुंतज़िर हूँ। इससे कौम को बाज़ाब्ता पॉलिटिकल फंड रेजिंग और कौम की कीमत पर नमाजिशात के बदले सरमायादार खदारियों और मफाद परस्त ग्रुहों से माल ऐंठने के माबैन फ़र्क को समझने में मदद मिलेगी। एक तरफ अपोजिशन इस सारे मामले को PTI के फॉरेन फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को फर्द जुर्म करार दे रही है, दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा इस रिपोर्ट के मतन को अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर रहे हैं और साथ में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुतालिक जारी इलेक्शन कमीशन में केसेस पर फैसलों का मुतालबा भी कर रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को इस सारे मामले पर फैसले एक साथ देने चाहिए और क्या PTI मुल्ज़िम से मुजरिम बन चुकी है, और अगर मुजरिम बन चुकी है तो उस सूरत में क्या फैसला होगा, उसकी सज़ा क्या हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, लेकिन उससे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हवाले से क्या कहा। बहुत शुक्रिया जी कमर दिलशाद साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। कमर साहब, ये क्या लगता है आपको कि ये इलेक्शन कमीशन जो है इस सारे मामले पर फैसले एक साथ देगी, या इलेक्शन कमीशन इस तरह से प्रोसेस करती है कि अगर ये ख्वाहिश है, अब हम देख रहे हैं कि PTI की जानिब से और खान साहब की तरफ से भी अब कहा गया कि ये सब जो दूसरी दीगर जमातें भी हैं उनके हवाले से भी तमाम जो है ये फैसले जो है वो एक साथ आने चाहिए, वहाँ पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनको भी खंगाला जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक साथ ये सारे फैसले देगी या देने चाहिए, क्या तरीकाकार होगा? देखिए जी, असली तौर पर तो स्क्रूटनी कमेटी की जो बड़ी जामे रिपोर्ट आ चुकी है और बड़े हकाइक पर मबनी है, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम किरदार रहा है। उन्होंने ही ये इंशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ ने 32.5 करोड़ की रकम जो है वो पोशीदा रखी, अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं की, इलेक्शन कमीशन से छुपाए रखा। तो सबसे बड़ी अहम बात तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही गुहा बन गया ना। अब ये मजीद गुहाओं की जरूरत क्या पेश आएगी? बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कह दिया कि तकरीबन 256 ऐसी कंपनियां हैं जिसका वहां से फंडिंग आती रही, लेकिन स्टेट बैंक को वहां तक रसाई नहीं दी गई। स्टेट बैंक ने ये भी कह दिया कि जनाब मुस्लिम कमर्शियल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और खैबर बैंक, और इसी तरह से उन्होंने कहा UBL बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, इनकी अकाउंट तक हमें रसाई नहीं दी गई। यानी स्टेट बैंक पाकिस्तान कह रहा है, इससे बड़ी गुहा क्या हो सकता है? क्योंकि इस स्क्रूटनी कमेटी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठे हुए थे और इसके साथ साथ अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान के 2 इंतहाई सीनियर ऑफिसर और ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑडिट का जो है कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर जो है पाकिस्तान का, उनके 2 नुमाइंदे बैठे हुए। अब ये जो है हमारे तर्जमान जो है हुकूमत के, वो कहते हैं कि जनाब वो डबल एंट्री होगी, दोबारा चेक किया जाएगा। तो जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठे हुए थे, उन्होंने ये कहा। तो अब एक तो बात नहीं, तो अहम बात ये है कि जहां ममनुआ फंडिंग के बारे में जो इलेक्शन कमीशन ने उनको जब्त करना है, वो इख्तियारात है। एक तीसरी अहम बात जो अभी तक हमारे मीडिया में नहीं आ रही बात, वो ये है कि जनाब उन्होंने कहा कि 32 करोड़ की रकम पोशीदा रखी गई, हकायक छुपाए गए। यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूसरा एक्शन लेना है। वो तो पहला एक्शन वो ले लेगा, ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगा, लेकिन जो बैंकिंग अकाउंट छिपाए गए हैं और तकरीबन बैंक अकाउंट को नहीं दिए गए, सिर्फ 12 बैंकों को अकाउंट दिए गए हैं, ये तमाम जो हकायक छुपाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर एक्शन लेना है। उन्होंने कहा कि आपने हकायक छुपाए, हकायक छुपाने के लिए तो हमारा बड़ा अहम है। उसके तहत इनके साथ दूसरा मुकदमा बनेगा, फौजदारी का मुकदमा बनेगा, हकायक छुपाने का मुकदमा बनेगा, सिक्योरिटी। एक और बड़ी बात कि उन्होंने स्टेट बैंक ने ये भी कहा कि न्यूजीलैंड और कनाडा के बैंक के हिसाब हमें नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ ने न्यूजीलैंड बैंक में पैसा रखा हुआ था, कनाडा के बैंक में रखा हुआ था, ये स्टेट बैंक कह रहा है। ये तो कमर दिलशाद साहब, फिर क्या कहा जाए कि स्क्रूटनी कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद मुल्जिम से मुजरिम बन गई है PTI? ये बहुत बात आगे तक जाएगी। इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को अंधेरे में रखा जा रहा है।
जो इनके आसपास के जो एडवाइजर है, तर्जमान है, वो उनको मीडिया पर बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज में बात करके कहते हैं हमने तो सबको गिरा दिया, खत्म कर दिया, खामोश कर दिया। हाँ। असूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर के तो नोटिस में मैंने बात लानी है। मैं चंद रोज में जी कमर साहब, ठीक है। कमर दिलशाद साहब का ये मानना है कि ये मामला इस तरह से नहीं है जिस तरीके से पीटीआई समझ रही है या फिर खान साहब को समझाया जा रहा है। शायद उनसे कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, उनको अंधेरे में रखने की कोशिश की जा रही है। ये मामला बहुत आगे जाएगा। जो वजाहत पीटीआई की जानिब से सामने आई कि हमारे एक जो मेजर अकाउंट था वहाँ से रकम दूसरे अकाउंट में मुंतकिल की गई, तो 2 दफ़ा जो है वो इस रकम को गिना गया। इसलिए शायद ये जो 32.5 करोड़ का एक फ़र्क सामने आ रहा है, या फिर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि पीटीआई ने 32.5 करोड़ की रकम को छुपाया है, तो ये उस वजह से हो सकता है। बहरहाल इसको भी जो है जवाब बड़ी वजाहत के साथ कमर दिलशाद साहब ने दिया है और उन्होंने कहा है कि स्क्रूटनी कमेटी में बड़े सीनियर लोग मौजूद थे और वो यकीनन इन तमाम चीज़ों को देख रहे होंगे जो भी वजाहत पीटीआई की जानिब से सामने आ रही है। एक छोटा सा यहाँ पे हम क्विकली ब्रेक ले लेते हैं जी। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक जी। आज पार्लियामेंट हाउस में पीएससी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पावर डिवीजन के 2019 और 2020 की ऑडिट के एतराज़ात का जायजा लिया गया। इजलास में पीएससी के अरकान ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सरदार रियाज सादिक, सैयद नवीद कमर, नूर आलम खान, मोहम्मद इब्राहिम खान, रियाज फतियाना, सेनेटर शबली फराज, सईद हुसैन तारिक, मुनज़्ज़ा हसन, शाहिद अख्तर अली, मलिक आमिर डोगर और शेख रुहेल असगर ने शिरकत की। इजलास में लाइन लॉसेस पर काबू पाने, मैपको, पेस्को और हिस्को की परफॉर्मेंस, इलाकों की बिजली की बंदिश और स्मार्ट मीटरिंग से मुतालिक मामला पर भी बहस हुई। मगर इजलास में मुतहदा मजलिस अमल की शाहिदा अख्तर अली बिजली का बिल नहीं आई। शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि 174 यूनिट्स का बिल 8000 है। रात को बिल आता है, सुबह आखिरी तारीख होती है। यहाँ से जो हिदायत की जाती है उसका भी असर नहीं होता। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में सार्फिन को फी यूनिट बिजली के पैसे अदा करने के अलावा किसी रकम मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस के नाम पर अदा करना पड़ती है। जैसे बिजली के बिल में आवाम पर हुकूमत की जानिब से आयद किए जाने वाले टैक्सेस की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन चार्जेस टैक्स है, पाकिस्तान टेलीविजन फीस टैक्स है, जनरल सेल्स टैक्स है, नीलम जेलम सरचार्ज टैक्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्स भी है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी एक टैक्स जो है वो लिया जाता है। मुकर्रर तारीख के बाद बिल की अदायगी, जुर्माना टैक्स और ना जाने कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो इसमें शामिल हैं। बिल अगर 300 रुपए का है तो ये तमाम टैक्सेस अगर उसके ऊपर लगेंगे तो 1500 रुपए का हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है और मेंबर पार्लियामेंट को बिल पीएससी लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमारे साथ मौजूद है मुतहदा मजलिस अमल की शाहिदा अख्तर साहिबा। बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा। शाहिदा साहिबा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि आखिर की ज़रूरत आपको क्यों पेश आई और ये बिल आपका है या किसी और का जो बिल है वो आप लाएंगे और आपने ये दिखाया? जी बिल्कुल। एक्चुअली ये है कि हम चूँकि पीएससी भी कंडक्ट करते हैं और पार्लियामेंट में मुख्तलिफ हवाले से इश्यूज आते रहे हैं। मैंने पहले भी इस इशू को टेकअप किया था क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी और नारवा टैक्सेस हैं, मैं समझती हूँ कि जो कि आवाम से वसूल किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कि जो इनके लाइन लॉसेस और इनके अपनी टेक्निकल मिसमैनेजमेंट की वजह से जो पावर कंपनियां हैं वो सारा बोझ जो है वो कंज्यूमर पे डाल रही हैं। और लाइन लॉसेस होना तो चाहिए कि कम हो जाते, लेकिन इतने नारवा 6, 7, 8 मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्सेस हैं वो वसूल किए जाते हैं, लेकिन वो लाइन लॉसेस और वो जो इनके अपने अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसमें किसी तौर पे कमी नहीं आ रही। आज चूँकि पावर को डिस्कस करना था हमने, तो कुछ तो असम्बली के मुलाजमीन ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम खुद भी सफरर हैं। हमारे अपने भी बिल जो है वो इसी तरह आ रहे हैं कि होते तो 500 यूनिट हैं क्योंकि लॉजेस अमूमन ड्यूरिंग सेशन या मीटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे तो सारा साल आप देखें तो बंद ही रहते हैं। तो शायद से जब आपने ये इस मसले को उठाया तो फिर कोई ऐसी बात हुई जो कि बात होनी चाहिए थी, और अगर मसले का हल ढूंढने की कोई बात हुई या कहा गया कि नहीं जी ये वाकई बड़े गैर मुनासिब किस्म के टैक्सेस हैं और इसके ऊपर होना चाहिए कुछ ना कुछ, कोई हिकमत अमली ज़रूर बनाई जानी चाहिए?
आज तो डिस्प्लेजर शो किया गया अराकीन की तरफ से और चेयरमैन कमेटी की तरफ से भी, लेकिन अगर मैं जिक्र करूं पिछले कुछ मीटिंग्स का कि जिसमें नीलम जेलम सरचार्ज जो है वो वसूल किया जा रहा था, लेकिन 2018 में ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद ये कंज्यूमर से वसूल किया जा रहा था। उसकी तरफ मैंने निशानदेही की थी और उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो है ये सरचार्ज कंज्यूमर से लेना बंद कर दिया गया। उस वक्त तो असर हुआ था, इसलिए हमारी ये कोशिश है कि पीएसी जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कमेटी को समझा जाता है, तो इसमें तमाम ये जो फेडरल यूनिट है हमारे पास, मिनिस्ट्रीज डिवीजन, ये आते हैं और उनको ये ताकीद की जाती है कि वो अपनी मिसमैनेजमेंट का बोझ जो है वो अवाम पे ना डालें। और अभी मुझे एक साहिल ने लेटर लिखा था इसके हवाले से, जो कि मैंने आपको भी दिया है कि अगर बेशक आप उसको तशहीर भी करना चाहें, कि ये है जो हमें अपनी उस आवाज पहुंचाते हैं कि हम उनकी आवाज बने। ये अपनी दुख दर्द, बड़ा अच्छा इकदाम है बिल्कुल शाहिदा साहिबा। और ये बिजली के बिल एक ऐसी चीज है कि घर में आते हैं और वो